देखिए यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। उसके बाद हमने ऑफर के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की, ऑफर और वैलिड रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, और जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने पूरा का पूरा टॉपिक किया कंसीडरेशन के बारे में। बताओ कि कंसीडरेशन होना जरूरी है, हाँ है, लेकिन उसमें हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़े जिसमें कंसीडरेशन नहीं भी है। जैसे हस्बैंड ने वाइफ को नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से गिफ्ट किया, याद आना है, तो वैसे केस में इसको इस केस में कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। या फिर 5 वॉलंटरी सर्विसेज के लिए बाद में पेमेंट कर रहे हैं, या प्रॉमिस टू पे टाइम पर डेट एजेंसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट कर दे चुके हैं उसमें भी कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। लेकिन चैरिटी जो वर्ड था लास्ट वाला उसमें था कि अगर हमने प्रॉमिस किया है डोनेशन के लिए या गिफ्ट के लिए तो जनरली वो वैलिड नहीं होता है। लेकिन अगर उस प्रॉमिस की वजह से थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया गया है और लायबिलिटी क्रिएट कर दी गई है तब वो क्या होगा, वैलिड होगा। समझ गया? तो चलो स्टार्ट करेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन कैपेसिटी हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें जानना है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है यहां पर हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कैपेसिटी का यही मतलब होता है कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए मीनिंग, कैपेसिटी रेफर्स टू द कंपीटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने लायक भी है या नहीं है, क्योंकि अगर वो लायक नहीं है तो इसका मतलब कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। समझ गए? अगर वो लायक नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जन्म नहीं होगा। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट who is of the age of majority according to the law to which he is subject। हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, यानी 18 साल इंडिया में 18 ईयर्स का है। जैसे आप अब मैच्योर हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको आपके ऊपर वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अप्लाइड होंगे। एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, सेकेंड कंडीशन है, सुनो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला क्या है, एज ऑफ मेजॉरिटी, जो इसको अटेन कर चुका हूं। सेकेंड पॉइंट इसमें है वो साउंड माइंड का हूं जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। और उसके बाद देखो नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ में उसे डिस्क्वालीफाई ना किया गया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। 3 शर्तें हैं, एक नहीं है, एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन कर चुका हूं, साउंड माइंड का हूं, और तीसरा किसी भी दूसरे लॉ में उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका नहीं गया हूं। अब क्या सच में किसी और लॉ में रोका जा सकता है? जवाब है हाँ। कब, कहां, मैं बताऊंगा आपको। तो 3 ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें से किसी एक को भी फुलफिल नहीं करोगे तो माना जाएगा आप कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं हो। अगला पॉइंट देखते जाओ, द एनालिसिस ऑफ सेक्शन 11। दिस सेक्शन डील्स विद पर्सनल कैपेसिटी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ए who has attained the age of majority, who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। यानी कोई भी लॉ जो उसको ऊपर एप्लीकेबल होता है वो लॉ के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड ना हो गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट, एज ऑफ मेजॉरिटी। इन इंडिया द एज ऑफ मेजॉरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। Every person domiciled in India shall attain the
age of majority on the completion of 18 years of age and not before. The age of majority before 18 years, comma, a person less than that age, even by a day, would be minor for the purpose of contracting. तो वो क्या कहलाया जाएगा? माइनर. कॉन्ट्रैक्ट करने के हिसाब से क्या कहलाएगा वो? माइनर. और क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं. क्यों? क्योंकि माइनर साइन करने के लायक नहीं है. कहाँ लिखा है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में मना कर रहा है वो. और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 भी उसको रोक रहा है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11. आगे, पर्सन ऑफ साउंड माइंड. According to section 12 of Indian Contract Act, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract. बोल रहा है सेक्शन 12 के हिसाब से कोई भी पर्सन जो साउंड माइंड का है for the purpose of making a contract, if at the time when he makes it, it is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. तो जिस समय जो पर्सन साउंड माइंड का है और जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो एक स्थिति में होना चाहिए कि वो उसे समझ सके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट. रैशनल जजमेंट मतलब लॉजिकल जजमेंट, यानी वो अपना लॉजिक लगा सके कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशंस का उसकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा उसको एक्सेप्ट करने के बाद. बात समझे आप? यानी वो इस स्थिति में होना चाहिए कि वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाए, तब जाकर माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है. तो ये हो गया पर्सन ऑफ साउंड माइंड. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, जनरली वो कैसा रहता है? अनसाउंड माइंड, यानी उसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ, खिसका हुआ. जनरली वो बिहेव इस तरह से करता है कि लोग उसे पागल समझते हैं, राइट? बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, कभी कभी वो क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल बिहेव करता है. नॉर्मली सबको लगता है कि हाँ अभी ये नॉर्मल है. तो मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ साउंड माइंड. यानी क्या एक अनसाउंड माइंड वाला आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगर उस समय वो साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन था जिसको कोई शॉक लगा था. अब होता है जैसे सपोज किसी की वाइफ मर गई और उसको शॉक लग गया बहुत, तो ऐसा नहीं होता, उसको छोड़ देते हैं. किसी का कुत्ता मर गया, उसको शॉक लग गया, ऐसा बिल्कुल हो सकता है. क्या हुआ? नहीं समझ रहे? मेरे जोक भी समझ में नहीं आते. बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों का आईक्यू के साथ. पता नहीं साउंड माइंड के है भी कि नहीं. मतलब कुछ मिनट के बाद समझ में आता है, मतलब आफ्टर ए पॉज, लॉन्ग पॉज, उसके बाद समझ में आता है सर क्या बोल रहे हैं. तो एनीवे समझो, अभी कुत्ता मर गया, उसको क्या लग गया? शॉक लग गया. सपोज वो अकेला था दुनिया में और कुत्ते के जाने के बाद और भी अकेला हो गया, तो वो बहुत अजीब तरह से बिहेवियर करने लगा. मतलब घर में बंद रहने लगा, सारा सामान घर का बिखरा पड़ा है, गंदा है, उसको कोई मतलब नहीं है. खाना मिला तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, ऐसे पड़ा हुआ है. साउंड माइंड का नहीं है अभी, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. लेकिन सपोज बाद में उसके रिलेटिव्स या जो भी थे उन्होंने मदद की, उसको एडमिट कराया, उसका ट्रीटमेंट चला, साइकोलॉजिस्ट ने उसको देखा, साइकियाट्रिस्ट ने, और इलाज किया, दवाइयां चल रही थी, डिप्रेशन से वो थोड़ा बाहर निकला, तो अभी वो नॉर्मल बिहेव कर रहा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. सो सिंपल. आगे बढ़े. अगला पॉइंट, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड but occasionally of unsound mind. वो नॉर्मली क्या रहता है? साउंड माइंड का, लेकिन कभी कभी कैसे बिहेव करता है? अनसाउंड माइंड. may not make a contract when he is of unsound mind. यानी यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट क्या है? वो साउंड माइंड का है या अनसाउंड माइंड का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उस समय उसका माइंडसेट कैसा है. अगर उस समय वो साउंड माइंड का है then he can make a contract, then he can enter into as a party in the contract. Clear हो रहा है? अगला point, example 1, देखना. A patient in a lunatic asylum. इसका मतलब होता है साइकियाट्रिक हॉस्पिटल. मतलब lunatic asylum मतलब जहाँ पे ऐसे लोगों का इलाज होता है जो अनसाउंड माइंड के हैं, राइट? वो इज एन इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, और बीच बीच में वो क्या होता है? नॉर्मल होता है. मैं कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोस इंटरवल, तो वो उन इंटरवल्स में क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. सेकंड एग्जांपल,
a sane man यानी पागल आदमी who is delirious from fever, delirious मतलब जैसे आप देखेंगे वो नींद में बड़बड़ा रहा है, नींद भी नहीं बोलेंगे उसको, मतलब उसको फीवर इतना हाई है कि वो अनकॉन्शियस माइंड का है और उसमें क्या बोले जा रहा है लगातार, समझ में आ रहा है आपको? ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो बोल रहे हैं कि एक सेम मैन who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of a contract or from a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract while such delirium or drunkenness lasts। तो जब तक वो इस तरह से अनकॉन्शियस रहेगा या जब तक वो ड्रंकन रहेगा, मतलब उसके ऊपर नशा होगा, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में, मतलब सोचो एक नॉर्मल इंसान है, हाँ है, लेकिन उसको पीने की आदत है रोज, क्लियर है? तो रोज उसे ड्रिंक करना ही है, तो एनी टाइम वो जब चाहे तब ड्रिंक करते रहता है। तो अगर वो नशे में है तो वैसे सिचुएशन में वो साउंड माइंड का नहीं माना जाएगा, और अगर उस समय उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर वो नशा उतर जाता है, जब वो नॉर्मल है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट, पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये समरी है जो मैंने अभी पढ़ाया उसी का। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड। तो जो साउंड माइंड का नहीं है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? वॉइड होगा। बोलो अगला पॉइंट, पर्सन इज रियली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट जब वो क्या है? साउंड माइंड का। पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन ओकेजनली कैसा रहता है? अनसाउंड माइंड, तो मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। क्लियर हो गया पॉइंट? अभी तीसरा पॉइंट ये देखो, क्या? कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, जिनको लॉ ने क्या किया है? डिस्क्वालिफाइड। तो देखो, बिसाइड्स माइनर एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर आल्सो अदर पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाई कहलाते हैं, हो जाते हैं पार्शियली और होली, सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट बाय सच पर्सन आर वॉइड। यानी माइनर तो डिस्क्वालिफाइड है ही, अनसाउंड माइंड वाले भी क्या है? डिस्क्वालिफाइड। लेकिन उसके अलावा भी लॉ में ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें क्या किया गया है? डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। जैसे कौन है वो देखो आगे। इनकम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस। पॉलिटिकल स्टेटस आपको पता है, कई ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म है जिनको भरते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसमें टिक करना पड़ता है, नहीं है तो नो, है तो यस। तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर ऐसा होगा ना, यस है बोलेंगे आप, तो इसका मतलब ये एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन का काम करता है। समझना, अभी यही तो पढ़ रहे हैं हम। अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क्वालिफाइड। तो अभी देखना कौन से लोग जिनका पॉलिटिकल स्टेटस है, कॉर्पोरेट स्टेटस है या लीगल स्टेटस है। अब ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं, अब देखते हैं। पहला, फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर। अब ये फॉरेन सोवरेन का मतलब होता है फॉरेन के किंग या क्वीन। तो फॉरेन के किंग और क्वीन के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको कोई राइट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको माना जाता है डिस्क्वालिफाइड पर्सन। तो उनके साथ कारण है ना, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कल को आप उन पर केस कर देंगे इंडिया के कोर्ट में, तो उनको इंडिया आना पड़ेगा केस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो उससे उनका जो डिग्निटी है वो क्या होगा? डाउन होगा। और ऐसा होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो फॉरेन के किंग या क्वीन है। आगे देखिएगा, एंड एम्बेसडर, जो फॉरेन एम्बेसडर हैं उनके साथ आप डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। कर सकेंगे आप, आपको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा पहले, ठीक है? तो ये इतना आसान है नहीं। उसके बाद है एलियन इनामी। तो एलियन इनामी का मतलब हुआ सिटीजन ऑफ एन इनामी कंट्री। एलियन मतलब वो एलियन नहीं जो आप मूवीज में देखते हैं, सिटीजन ऑफ एन इनामी कंट्री। मान लिख लो, बाद में भूल जाओगे। एलियन इनामी में लिखो, और फॉरेन सोवरेन में भी लिखो किंग या क्वीन, किंग और क्वीन। और उसके बारे में एक लाइन लिखाना चाहता हूं मैं, नीचे लिख लो कहीं पर। इन 2-3 पॉइंट के बारे में मैं लिखवा रहा हूं ताकि बाद में आप प्रॉब्लम फेस ना करें। फॉरेन सोवरेन के बारे में लिखो, दे आर प्रिविलेज्ड पर्सन, किंग या क्वीन, और वो कौन है? दे आर प्रिविलेज्ड पर्सन, PRIVILEDGED, PRIVILEDGED, प्रिविलेज पर्सन, कॉमा
they can sue other, comma they can sue other, वो दूसरों पर केस कर सकते हैं कि नहीं? Yes, but others can't sue them. They can sue others, but others can't sue them to enforce the contract. But others can't sue them to enforce the contract. हो गया? They can sue others, but others can't sue them to enforce the contract. हो गया? एलियन इनैमी के नीचे लिखो सिटीजन ऑफ एन इनैमी कंट्री, बस इतना काफी है। सिटीजन ऑफ एन इनैमी कंट्री यानी सुनो, दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर चल रहा है, दो कंट्रीज के बीच में अगर वॉर चल रहा है, तो अगर पहले से भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, तो भी केस अभी कंटिन्यू नहीं होगा, फिर एंडिंग रहेगा। और अगर नया कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है तो वो हो ही नहीं सकता। अगर दो कंट्री के बीच में क्या हो रहा है, वॉर चल रहा है, ड्यूरिंग वॉर दो कंट्री के लोग आपस में एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते। अगर केस चल भी रहा था तो वो अभी एज इट इज पेंडिंग रहेगा, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस अराइज नहीं हो सकता जब तक कि वो वॉर खत्म ना हो जाए। अगला पॉइंट, कॉर्पोरेशन। अभी इसमें और एक स्पेशल पर्सन में और एक कौन कैटेगरी है, कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद है कन्विक्ट, उसके बाद क्या है, इंसॉल्वेंट। तो सुनो, कॉर्पोरेशन के बारे में लिखो एग्जाम्पल LIC, RBI एक्स्ट्रा, LIC, RBI एक्स्ट्रा cannot enter into a contract. Example LIC, RBI extra cannot enter into a contract beyond its power given in MOA. Cannot enter into a contract beyond its power given in MOA or provisions of its special act. Beyond its power given in MOA. MOA मतलब Memorandum of Association. Beyond its power given in MOA or provision of its special act. Or provision of special act. Full stop. They cannot enter into contract of. They cannot enter into contract of strictly personal nature. They cannot enter into contracts of strictly personal nature. तो देखो क्या लिखा मैंने अभी, ये जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, सुनो, कॉर्पोरेशन मतलब अगेन ये कॉर्पोरेट फॉर्म ही है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि मैंने कहा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब अगेन इन पर स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये स्पेशल एक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे LIC के लिए LIC एक्ट बना है, RBI के लिए RBI एक्ट बना है, और SBI के लिए SBI एक्ट बना हुआ है। उन एक्ट को ध्यान में रखते हुए इन कॉर्पोरेशंस को फॉर्म किया जाता है, तो ये बाउंड होते हैं। अब ये ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं बियॉन्ड इट्स पावर गिवन इन MOA और प्रोविजंस ऑफ स्पेशल एक्ट। खास करके पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो ये डिस्क्वालिफाइड लोग होते हैं। इनके साथ आप बहुत सोच समझकर क्या करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, वरना नुकसान आप ही को होगा, उनको नहीं होगा। किसको होगा? आपको होगा, क्योंकि ये लोग डिस्क्वालिफाइड लोग हैं। यानी इनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया एक तरह से कि इनको हम क्या नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते इनको पर नॉर्मल केसेस में। अगला है कन्विक्ट। सुनो, जो सजा याफ्ता मुजरिम है, सुनो, जिसको अभी जेल हो चुकी है, जो भी जेल के अंदर बैठा है, वहां जेल के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो नहीं कर सकते जब तक आपके ऊपर वो सजा लागू है। जैसे अगर 5 साल की सजा हुई है, तो जिस समय आप सजा काट रहे हैं उस दौरान आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आप एक डिस्क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है ना। और लास्ट में इंसॉल्वेंट पर्सन, जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, तो लिखो इसके बारे में, इंसॉल्वेंट के बारे में। अ बैंकरप्ट, अगर जगह नीचे नहीं है तो ऊपर लिख लो कहीं। अ बैंकरप्ट इज नो लॉन्गर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग बैक इट्स डेट्स। अ बैंकरप्ट, BANKRUPT, a bankrupt is no longer responsible for paying back its debts.
for paying back its debts, DEBTS, debts यानी उधार। तो अगर कोई पर्सन अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर चुका है और खुद नहीं कर सकता, वो ये काम कोर्ट करती है। जैसे तुम लोग अभी ध्यान से सुनो, इंस्टॉलमेंट कौन होता है? अगर मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत सारी देनदारियां हैं, उधारी है बहुत सारा, और मुझे लग रहा है कि मैं इसे नहीं चुका पाऊंगा, और मुझे ये लग रहा है मैं हैंडल भी नहीं कर सकता अपने क्रेडिटर्स को, क्योंकि वो मार करेंगे। मतलब अगर 10 क्रेडिटर हैं तो सब कोई तो यही चाहेंगे कि उनको पूरा पैसा मिल जाए, बाकी जाए, समझ गए? तो अब वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसके पास बहुत थोड़े से रिसोर्सेज हैं जिनसे वो सबको खुश नहीं कर सकता, तो वो कोर्ट जा सकता है और सरेंडर कर सकता है अपने आप को। आई एम सरेंडर, आप ये लीजिए, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो आप ले लीजिए, और ये क्रेडिटर्स हैं, अब आप निपटाइए केस को। मतलब अब कौन डिसाइड करेगा कि किसको कितना मिलेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तब कोर्ट उस पर्सन को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर देती है, और एक बार वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया तो कोई भी क्रेडिटर उस पर केस नहीं कर सकता आगे। इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया ना, उसके बाद जो करना आप कोर्ट करेगी। समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट पर्सन। तो ये भी कौन है? डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? तो देखो कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है? फॉरेन सोवरेन, एम्बेसडर, एलियन इनामी, कॉर्पोरेशन, कन्विक्ट, और उसके बाद इनसॉल्वेंट। कोई डाउट किसी को? तो 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पर क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड। आज हम उसमें से एक कैटेगरी के बारे में थोड़ी गंभीर चर्चा करेंगे, मतलब डिटेल में, और वो है माइनर। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन लॉ रिलेटिंग टू माइनर एग्रीमेंट या पोजीशन ऑफ माइनर। तो लॉ रिलेटिंग टू पोजीशन ऑफ माइनर। माइनर का क्या पोजीशन है, चलो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के द्वारा अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया या माइनर के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वॉइड एब इनिशियो मतलब डे 1 से क्या है? वॉइड, और इसका मतलब कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो सवाल मेरा है अब आपसे, माइनर है या नहीं है सामने वाला? मुझे नहीं पता, मतलब मुझे जानकारी नहीं थी। उसने फ्रॉड किया मेरे साथ, उसने झूठ बोला कि वो माइनर नहीं है। मतलब उसने बोला कि मेरी एज 18 साल के ऊपर है, या उसने बोला, कुछ बोला नहीं, उसने बोला कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है आपके साथ। सामने वाले को नहीं पता था, तो वैसे केस में क्या माइनर रेस्पॉन्सिबल होगा? फ्रॉड कौन कर रहा है? माइनर। जानबूझ करके वो अपने आप को मेजर दिखा करके क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। तो वैसे केस में क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जो पार्टी जिसने गलत नहीं किया है उसे कोई राइट मिलेंगे? बोलो। आंसर इज नो। मतलब माइनर फ्रॉड कर सकता है? बहुत नहीं, मतलब माइनर को फ्रॉड करने की हम आजादी देंगे? तो देखो माइनर झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल होगा ना, तो उसको पनिशमेंट फिर भी मिलेगा, फिर वो बच नहीं पाएगा। मतलब ये नहीं कि माइनर है तो क्या किसी का मर्डर कर दें, तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन माइनर, अगर माइनर अपने आप को माइनर नहीं बताता, बोलता है कि मैं मेजर हूं, तब भी सामने वाले का ड्यूटी था कि उसको पता करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। क्या पता करना चाहिए था? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आपका ये ड्यूटी बनता है, आप चेक करवाइए, चेक करिए कि कहीं सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है भी या नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन द लीडिंग केस ऑफ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903, बहुत ही फेमस केस लो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। A minor borrowed 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor. माइनर ने 20,000 का लोन उठाया और अपना घर गिरवी रख दिया। माइनर ने मॉर्गेज कर दिया, बोला अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे मेरा घर बेच देना। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? He becomes a major a few months later. कुछ महीने बाद वो मेजर हो गया, मतलब 18 साल का हो गया, and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled. और केस करके वो क्या बोल रहा है कोर्ट को कि मैं जब माइनर था तब ये एग्रीमेंट हुआ था, तो ये फ्रॉड है, मतलब गलत है, ये मेरा मॉर्गेज वापस कर दिया जाए, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। क्लियर है? मतलब मॉर्गेज बोल रहा है वापस करो, ये गलत हुआ मेरे साथ। कौन बोल रहा है?
जिसने लोन लिया था। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो ये कब कह रहा है वो ये बात, जब वो मेजर हो चुका है तब। अब बताओ कि क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इनिशियल होता है। अभी क्या हुआ, अभी मेजर है वो नहीं देखना, जितना मैं कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय क्या था वो माइनर, और माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉइड है। तो वो जीत गया केस और उसे अपना प्रॉपर्टी भी वापस मिल गया और उसने लोन भी नहीं चुकाया। तो ये सामने वाले की गलती थी कि उसने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो देखो, एंड बी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी, तो इट वाज हेल्ड दैट द मॉर्गेज वाज बाय माइनर वाज क्या void and B was not entitled, B को नहीं मिलेगा कुछ भी। It is especially provided in section 10 that a person who is competent to contract cannot make a contract within the meaning of the act, मतलब जो incompetent है वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है पहला पॉइंट? सेकंड पॉइंट, नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। माइनर अगर मेजॉरिटी को अटेन कर चुका है, मतलब 18 साल का हो चुका है, तब क्या वो अपने एग्रीमेंट को रेटिफाई कर सकता है? रेटिफिकेशन का मतलब होता है ये बोलना कि हाँ मैं इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं रिपेमेंट करूंगा, सामने वाले के पेमेंट का रिपेमेंट करूंगा। तो क्या ये माइनर कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए पिछले टॉपिक में जाना पड़ेगा। जब माइनर था एग्रीमेंट क्या हो गया था वॉइड। जब वो मेजर बना उसने बोला पुराना वाला एग्रीमेंट को मैं वैलिड मान रहा हूँ, वैलिड मान रहा हूँ बोला, कंसीडरेशन कहाँ है? जितने में वो बोल रहा है कि मैं इसे वैलिड मान रहा हूँ, उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन मिसिंग है। और बिना कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, बात समझ रहे हैं आप अभी? तो इसीलिए वो मेजर बनने के बाद भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट में लिखा है। तो a minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio and a void agreement can never be ratified। जब ओरिजिनल एग्रीमेंट void हो गया तो उसे किसी भी हालत में रेटिफाई का मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वैलिड मान लेना, वो पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल, X a minor make a promissory note in the name of Y on attaining majority, he cannot ratify it and if he makes a new promissory note in place of old one, तो उसने क्या चालाकी किया, बोला कि कोई बात नहीं पुराना void है ना, तो पुराने वाले का तो कैंसिल हो गया, वो एक नया बना दिया, नया promissory note और टाइम मार दिया कि हाँ मैं दूंगा पैसे। अरे बना तो दोगे, फिर कोई बात, कंसीडरेशन कहाँ है? आप किस कंसीडरेशन के बदले में बना के दे रहे हो? तो कंसीडरेशन अभी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, वो जो भी था पुराने वाले में था। तो आगे देखो, तो लिख रहा है कि if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attaining majority is also void, with being without consideration। दिमाग में गया कि नहीं पॉइंट? आप सोच रहे हैं कंसीडरेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है? मतलब जैसे सपोज आप मेरे रिश्तेदार हो, नहीं हो फॉर एग्जाम्पल, और आप अभी कहते हो कि ठीक है मैं आपको 20,000 रुपए 20,000 रुपीज देने के लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है ना? प्रॉमिस बोला आपने अभी, तो मैंने बोला ठीक है दे देना, कोई दिक्कत नहीं, आप 20,000 दोगे तो वेलकम ही करूंगा ना मैं आपको। तो बाद में आपने दिया नहीं, नालायक। तो वैसे सिचुएशन में मैं केस कर सकूंगा आपके ऊपर? आंसर इज नो, क्योंकि कंसीडरेशन क्या है? मिसिंग है। और प्रॉमिस टू मेक अ डोनेशन और प्रॉमिस टू मेक अ गिफ्ट, इसको वैलिड नहीं माना जाता लॉ में, तो मैं उसके बेसिस पर आप पर केस कर नहीं पाऊंगा। हाँ, अगर आप गिफ्ट लाकर दे दोगे तभी वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ वैलिड कंसीडरेशन, मतलब विदाउट कंसीडरेशन वैलिड हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो मेजर बना उस समय वो एग्रीमेंट फिर से साइन कर रहा है, पुराना वाला एग्रीमेंट को रिनोवेट कर दे रहा है, मतलब डेट नया डाल के स्टैम्प मार दे रहा, साइन मार दे रहा, तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसमें कंसीडरेशन क्या है? गायब है। पॉइंट नंबर 3, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या वो बेनिफिशियरी बन सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट ले सकता है? जवाब है हाँ। वो लायबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वो बेनिफिशियरी हो सकता है। तो वो माइनर इज नॉट